मस्जिदों और मीनारों का शहर है। अल्हम्दुलिल्लाह 400 मस्जिदें हैं ना यहाँ पे, 500 मस्जिदें हैं। ताली बजाकर स्वागत कीजिए। मेरे कुछ लोगों की आंखों की तितली बना हुआ है। कब्रिस्तान 7 है यहाँ पर, बराबर 8 अल्लाह करम बढ़ती जा रही है। 7-8 ईदगाहें हैं मालेगांव में। मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र में अगर मुसलमान सबसे ज्यादा कहीं हैं और बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, हर गली में 2-4 शायर या उर्दू जानने वाले हैं, तो स्वयं मालेगांव में कोई जगह नहीं है। यहाँ पे मुसलमानों का तनासुब 79% है। 79% मुसलमान हैं, 21% में गैर मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं और दूसरे बुद्धिस्ट हैं, दलित हैं, सब मिला करके तो यहाँ पर 79% मुसलमान हैं। मैं छाती ठोक कर कहता हूँ ये मेरा मालेगांव है, ये मेरा मालेगांव है। बुनकरों का शहर है, दिन रात बुनकर मेहनत करता है। सरकार गरीबी हटाना चाहती है, रोटी कपड़ा और मकान की बात करती है। मैं इन बेशर्मों को बोलूं, आओ मालेगांव में जो हिंदुस्तान नंगे लोगों को कपड़ा पहनाते हैं, उनका रहने का घर अच्छा नहीं है। उनको रहने का घर अच्छा नहीं मिला आज तक। और इलेक्ट्रिक का बिल तो ऐसा बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ रहा है। हवाई जहाज से रात को आ रहा था, मुझे मिला एक आदमी जहाज में, उसने कहा मैं जो भिवंडी में जो चंदा पाओ उसका कौन सा कंपनी है वो, तो उन्होंने मैं फलाना आदमी वाले बोले तू ही है क्या? बोले मैं हूँ। उसने खुदा की कसम मुझे कहा आसिम भाई मैं आपको ऑन रिकॉर्ड नहीं लेकिन ऐसा बता रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिजली अगर कहीं वसूली जाती है तो महाराष्ट्र में वसूली जाती है। इन्होंने बहुत कमजोर समझ लिया हमें। ये जहां जहां मुस्लिम इलाका है वहां ऐसी कंपनीज को ठेका दिया गया है जो कंपनीज मारवाड़ियों की तरह से पैसा वसूल के गवर्नमेंट को दें। सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार बिजनेस के लिए नहीं बनाई जाती है। सरकार बनाई जाती है किस तरह से जनता को आराम दिया जाए। जनता अगर परेशान है तो सब्सिडी के जरिए किसी तरह से भी जनता को आराम पहुंचाया जाए, उसको रोजी रोटी का बंदोबस्त किया जाए। दोस्तों मैं आपको अहद करता हूँ, आज आपने मुझे आजमाया है कि नहीं? आप जानते हैं कि नहीं अब्दुल्ला सिंह? बोलिए। मैंने अपनी जिंदगी खपा दिया मेरी कौम के लिए, खुदा की कसम। मुझे सियासत से कोई मकसद नहीं, मुझे सिर्फ अपने लोगों को जो दबे पूछे जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, मैं इनको इस मुल्क में रहने का इज्जत के साथ जगह दिलाना चाहता हूं। सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है और हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। मेरी बहनें बुर्का पहन के जाती हैं, स्कूल में बेटियां जाती हैं, कहते हैं बुर्का अलाउ नहीं करेंगे, नंगी औरतें आएंगी उसको अलाउ कर देंगे। ये कानून बना रहे हैं। 21 साल के पहले शादी नहीं कर सकते। अगर 21 साल के पहले शादी किया ना तो जेल हो जाएगी। मैं 18 साल की उम्र के बाद कोई भी लड़का किसी लड़की के साथ लिविंग रिलेशन में जाकर रहेगा तो उसको रोक नहीं है। ये हरामखोरी है कि नहीं? हरामखोरी है। अगर हरामखोरी नहीं होगी ना तो लोग तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। मुझे मेरे अल्लाह ने, मुझे मेरी शरीयत ने कहा है कि जिस दिन लड़का या लड़की बालिग हो जाए और उसका रिश्ता मिल जाए और तुम रिश्ता मिलने के बाद भी शादी नहीं करो किसी बहाने से कि भाई और पैसा आ जाएगा तो थोड़ा बड़ी शादी करूंगा, या घर में किसी की शादी नहीं लगी उसकी लग जाएगी तो करूंगा, अगर इस तरह की चीजें किया ना और उस लड़के या लड़की ने कहीं गुनाह कर दिया ना तो उस गुनाह का जिम्मेदार उसके माँ बाप भी होंगे। तो मैं कहना बैठे अगर रिश्ता मिल गया तो शादी फौरन कर देना चाहिए, नहीं किया ना तो गुनाह के साझेदार माँ बाप भी होंगे। और ये दिल्ली में बैठा हुआ कहता है कि
हम कानून बना दिया है 21 साल के पहले शादी नहीं कर सकते। एक तरफ मेरे अल्लाह का हुक्म है, एक तरफ इनका हुक्म है। मैं इसे कहना चाहता हूँ कि 1400 साल पहले जो इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदलने की कोशिश करोगे ना तो हम कभी इसको मानने को तैयार नहीं हैं। ये हो रहा है आज देश में दोस्तों। मालेगांव इंडस्ट्रियल सिटी होना चाहिए था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होना चाहिए था। जो लोग पूरे हिंदुस्तान को कपड़ा पहनाते हैं उनके पास कपड़ा पहनने को नहीं है। चाहिए देखिए टीम के घरों में लोग हैं, 55% लोग आज भी झोपड़पट्टी में हैं जिनका घर बहुत छोटा सा है, उसको घर आप नहीं कह सकते। क्या है कि सरकार तरक्की कर रही है, क्या तरक्की सरकार कर रही है, हम आपको अहद करते हैं। और अब वासिम जो कहता है ना वो करके दिखाता है, चाहे दुनिया में भी कहता है तो करके दिखाता है। क्योंकि मेरे पास असेंबली में ताकत नहीं है, मैं चिल्लाता हूँ, डरता हूँ, लेकिन जब वोटिंग होती है ना तो मेरे पास गिनने के लिए सर नहीं है असेंबली में। मेरा भाषण आप सुन के खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं असेंबली में उस वक्त अपनी ताकत अपनी बात को मनवा सकता हूं जब मेरे साथ कुछ लोग और मेरे बगल में खड़े हो जाएं। और यकीन जाना दोस्तों, मैं आपको कोई चुटकुला नहीं सुना रहा हूं। 145 नहीं चाहिए वासिम को, मुझे किसी एक 145 की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 6-7 दे दो ना, मैं सरकार को मालेगांव में बुलाकर फूटने में बनी खाली किया ना, मैं सरकार को इसी मालेगांव में पावर रूम के शेड के अंदर खड़ा करके घुटनों के ऊपर खड़ा नहीं किया ना, अबू वासिम अपने बाप की औलाद मुझे पैसा नहीं चाहिए। अरे होंगे लुटेरा तुमके पैसा मांगते होंगे, पैसा क्या मैं जानता हूँ इस्लाम। मेरे दादा भी मौलवी भी इसी मालेगांव में आते थे चंदा जमा करने के लिए, मदरसा इस्लाम का। एमएलए की तनख्वाह कितनी होती है? 1.5 से 2 लाख रुपया। शान शौकत कहां से आता है भाई? पैसा कहां से आता है? हराम खोरी। आपने वोट दिया एमएलसी को, पैसा ले लिया। आज तक अबू वासिम ने किसी एक आदमी से वोट देने का पैसा नहीं लिया। कोई कह देना तो तो मुझे कहा उन्होंने कि गवाही देने का पैसा लेना हराम है, जिस तरह सूद का पैसा लेना हराम है, इस तरह से किसी को वोट देने का पैसा लेना हराम है। और कोई देता है तो अपने आप को बड़े बड़े आदमी कह रहा है, और पर्दे के पीछे क्या करते मुझे नहीं मालूम। क्या मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं अकेले बैनर लेके खड़ा रहता था, रिजर्वेशन दो, रिजर्वेशन दो। नहीं कह रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, रिजर्वेशन दो, रिजर्वेशन। और कोई आदमी नहीं मिला, मेरे का दूसरा कोई पकड़ नहीं सकता, कोई साथ देने को तैयार नहीं। इसलिए हमें कोई ताकत चाहिए। अबू वासिम आज आया है मालेगांव में सिर्फ इसलिए मुझे खुशी है। हम लोग छोटे छोटे थे, निहार बैठ खेलते थे, 92 के बाद काली पट्टी पहने रहते थे, बराबर ना? मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बहुत साल पहले बात है। और मैं एक बार पार्लियामेंट घूमने गया, वहां बैठे थे, मुझे मेरी मुलाकात उससे हुई थी जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मैं उनको बहुत समाने से देखता था, लेकिन यकीन जानिए एक सेकुलर लीडर थे, निहार अहमद साहब, और जनरल मेरे लीडर बनाए भी जनरल थे। और जब जनता तक टूटने लगी ना तो मैंने कहा बड़ा अच्छा चांस है, अबू वासिम दुआ करें और थोड़ा मार दे। तो मैंने इन लोगों से बात किया कि आइए मेरे साथ, माशाल्लाह आ गए लोग मेरे साथ, एक बार मेरे साथ असेंबली में भेज दो। भेज दो। नहीं, एक फोटो नहीं सुन रहा हूं।
समाजवादी पार्टी का मैं मालिक हूं। मुझे टिकट देने में किसी से पूछने की जरूरत नहीं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, अनुवासिम तुमको जो करना हो महाराष्ट्र में करो, मैं तुम्हारे साथ। ये वो पार्टी नहीं है, सुनो, ये वो पार्टी नहीं है कि उनका अध्यक्ष तय करता है कि मैं फलाने को टिकट दूंगा, दिल्ली से फोन आया चल दूसरे को टिकट दे, कसड्डी मेरे पास नहीं जाता था। वो आखिरी बात है दोस्तों, मैं मालेगांव की बात कर रहा था। मैं हमारे काम से बार बार हाथ जोड़कर कहता हूं, खुदा के वास्ते 50 मीटिंग में चिल्ला चिल्ला कर कह चुका हूं, खुदा के वास्ते अपने मसला पर चलो। जितने अपने मसला की तारीफ करना खुद करो, लेकिन दूसरे मसला को गाली मत दो। हिंदुस्तान का 100% मुसलमान जमात से नमाजी बन जाए, हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान तहज्जुद गुजार बन जाए, फिर भी अगर उसके अंदर सियासी सूझबूझ नहीं आई, सियासी बसीरत नहीं आई, तो सुन लो हिंदुस्तान के मुसलमानों, इस मुल्क में ऐसा वक्त भी आ सकता है कि तुम 5 वक्त की नमाज भी थोड़ी मौसम नहीं करो। इसे अली मियां के साथ कहा, उसको भूल जाएगा। इसे मैं हमारे गांव के लोगों 1995 से लड़ रहा हूं, रात को 2 बजे पहुंचा हूं, सुबह 7 बजे निकल गया हूं। घर में रोज झगड़ा, घर में रहते नहीं, घर देखोगे कौन देखूं, मिलत देखूं, क्या देखूं, पैर सूख जाते हैं, वक्त नहीं मिलता। लेकिन एक जुनून सवाल है कि मैं इस मुल्क में किराएदार नहीं, मैं मालिक हूं, इस मुल्क का मालिक हूं। मैं इस मुल्क में रहूंगा तो जिस तरह टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान ने कहा था, 1000 दिन गिदड़ की जिंदगी से बेहतर एक दिन शेर की जिंदगी है। बहुत तकलीफ दे रहे हैं मुझे, मैं माइक पे नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन मैं इस सच्चाई के रास्ते को छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मालेगांव के लोगों, ये मेरा इलाका है, रोज यहां तक मैं आपके पास आया हूं, रास्ता में क्या क्या सुना हुआ। एक आफ्ताब होने वाला था, उसने कोई लड़की को काट डाला, एक फिरका परस्तों ने उसी से मुल्क में चारों तरफ मुसलमानों के खिलाफ जो है ना प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। सकल हिंदू समाज क्या होता है, पूरे हिंदू लोग की तरफ से क्यों मजा निकल रहा है, अरे मुसलमान ने लड़की को काट डाला और सुफ्री में डाला, और बाद में मालूम पड़ा कि ये मुसलमान नहीं, ये पारसी है। उसके बाद 10 केस ऐसे आए जो हिंदुओं ने लड़कियों को काटा, फ्रीज में काट के रख दिया, वो कोई टीवी दिखाता नहीं। अभी मैं गया था यहाँ अपना विकासगढ़, मुझे वीडियो दिखाया था, मुझे एक औरत 10 से कह रही चिल्ला चिल्ला कर, चलो विकासगढ़ दरगाह पे जाएंगे। जिस तरह से हम अयोध्या में गए थे, अयोध्या में बाबा की छाती पर चढ़ करके हमने गेरुआ झंडा लगा दिया था, उसी तरह से जाएंगे और विकासगढ़ में झंडा लगाएंगे, गेरुआ झंडा लगाएंगे। सरकार कुछ नहीं कर रही। 13 तारीख को 14 तारीख को जाना था, तारीख थी 13 की रात में मुख्यमंत्री वहां गए। मैं पूछूं क्यों गए थे वहां पे, मुझे नहीं मालूम क्यों गए थे, लेकिन उसी शहर में गए जहां ये हुआ। 14 तारीख को कई हजार लोग जमा हो गए दरगाह के नीचे। पुलिस ने कहा 144 लगा दिया, नहीं जा सकते। उसके पहले नहीं लगाया, 10 दिन तक चिल्ला रही औरत, तो आपने नहीं लगाया। और उसके बाद जब वहां 3-4 हजार लोग जमा हो गए, उन्होंने कहा नहीं हम जाएंगे ऊपर, पुलिस की मौजूदगी में चले गए और जाकर नंगा नाच नाचा। वहां से उतरने के बाद जाकर आपने देखा होगा फोटो, मस्जिद में घुसकर मस्जिद को तोड़ा। मैं गया था तो फर्श पूरी काली हो गई थी, पूरा कुरान शरीफ नहीं चला। क्या कहते हैं उनके ऊपर,
जमानत हो गई। अब त्रिपुरा में कुरान शरीफ जलाया, मुसलमानों के साथ जाती हुई, तो मालेगांव के नौजवान ने उसकी मुखालफत किया तो 11 महीने जेल में रहे। सही है कि गलत है? सही है, सच बात है। 11 महीने जेल में रहे। और मैंने सुन लिया अनवर साहब, मैं यहाँ के लोगों को लेकर गया उनके पास, वो मिनिस्टर के पास, सारी दास्तान सुनाई। जब दरियाई घोड़ा होता है ना करता रहता है, ऐसे मिनिस्टर सुनता रहा, कुछ नहीं किया उसने। हमारे गांव में सभी लोग चले गए किसी पार्टी, उनको मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया। ये तुम्हारी हैसियत ऐसी नहीं करता, ये तुम्हारी हैसियत सियासी पार्टी को पीछे भागते रहो, चाहे कुछ मिले ना मिले। 11 महीने लड़के अंदर थे और हम कुछ करते हैं, पत्थर लगाते हैं तो 300 साल, वो जो चाहे कर ले, उनको 153 है 3 दिन में बाहर। कानून नाम की कोई चीज बची नहीं है। मैं हाउस के अंदर खुल के बात करता हूं। क्या कानून देश में? आप मुसलमानों को लेना कानून? 7 लाख करोड़ का बजट है हिंदुस्तान का, महाराष्ट्र का। हम 20% हैं महाराष्ट्र में, मैं 12% मुसलमान है, 8% जो है ना दूसरी अकलियत के लोग हैं। कितना हमको बजट दिया? 900 करोड़। 900 करोड़। अगर आप अभी हिसाब लगाएंगे 7 लाख करोड़ का, तो 20% हमको मिलना चाहिए। हमें ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर पैसा नहीं मिलता, और जो अनाउंस होता है ना उसका आधा पैसा वापस रह जाता है, नहीं मिलता। उनको कब्रिस्तान की जमीन के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दर दर ठोकरें खानी पड़ती है। उस दिन अजीत पवार साहब ने कहा कि मैं माइनॉरिटी के साथ में जुल्म नहीं होने दूंगा। मैंने तालियां बजाई। अरे वाह वाह, ये कहां से निकल आया नौजवान? कह रहा कि मैं मुसलमानों के साथ कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। मैंने लिखा कि सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने ऐसी बात किया। प्लीज सा जो ये अपना उसे गांव में एक नौजवान को मार दिया गया, जिसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, मस्जिद में घुस के मार दिया बेकसूर, उसको मुआवजा दीजिए, और जिसने मारा जेल भेज दीजिए। आज तक जवाब नहीं है। जबानी बात है, कब तक जिंदा रहेंगे? अपने पैदा किए सूरज की दुआएं मांगो, अपने पैदा किए सूरज की दुआएं मांगो। भीख मांगी हुई किरणों का भरोसा क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मुझे खुल के बताओ। कहते हैं मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन क्यों ना हो उससे मोहब्बत और बढ़ती है। तुमको अल्लाह की कसम है, खुदा का वास्ता है, तुम सबको बताओ मैंने कौन सा गलत काम किया जब से राजनीति में आया हूं। मैंने तुम्हारी लड़ाई लड़ी के लिए, बताओ खड़े होकर के बताओ मैंने गलती कौन सी किया जिससे तुमको मेरे से नाराजगी है? मैं सुनना चाहता हूं, बताओ ना, कोई है गलती मेरी? अच्छा काम किए। मैं दर्द भीख मांग रहा हूं आपसे, किसके लिए? अपनी कौम को इंसाफ दिलाने के लिए और किसी चीज के लिए। मैंने पढ़ाई के बाद कारोबार किया, हाथ तोड़ दिया, माशाल्लाह मेरा कारोबार इतना चलता है कि मैं दिन रात काम करते रहूं तो मेरे बच्चों को दाल रोटी इज्जत से खिला सकता हूं। मेरे बच्चे कब जवान हुए मुझे नहीं मालूम, मुझे याद ही नहीं कब जवान हो गए। सुबह से शाम तक आपका भागता हूं। अगर मैं आपसे कहूं मुझे ताकत दे दो तो आप देंगे नहीं? मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने बारे में आपसे पूछ रहा हूं कि मैं 3 बार असेंबली में रह चुका हूं, 1 बार पार्लियामेंट में रह चुका हूं। मैंने कौन सा इश्यू है जिस पर मैंने बात नहीं किया? लेकिन मैं कानून नहीं बनवा सकता क्योंकि मेरे पास सर नहीं है। और अब की बात बहुत अच्छा चांस है। अब की बात जो सर्वे आया है ना, सरकार 5-10 वोटों से आगे पीछे रहने वाली है। वही 5-10 मुद्दे दे दो, खुदा की कसम चमत्कार नहीं किया ना तो गाना चलूंगा, कुछ नाराज नहीं है। मैं मेरे इलाकों को अच्छा बनाना चाहता हूं। आप कह रहे हैं वहां ब्यूटिफिकेशन काम हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, हमारे बाप का पैसा है। अगर मेरा गरीब भाई भी सामान खरीदता है, तेल खरीदता है, दूध खरीदता है, चप्पल खरीदता है, खाने की चीज में टैक्स देता है, वहां पर सुंदरीकरण होगा। यहां सड़क भी नहीं बनेगी। चाहते हो सड़क बनेगी नहीं बने? आओ गोंडी में देखो, हड़प पे हाथ डाल के पैसे लेता हूं भरवाना गोंडी में। और गोंडी के हालत में सुधार दिया,
असेंबली में रोज लड़ता हूँ। लेकिन मैं यहाँ के एमएलए नहीं हूँ। अगर यहाँ के एमएलए होता ना तो उनके बाप को यहाँ भी पैसा देना पड़ता है। यहाँ के एमएलए में नहीं हूँ। यहाँ के एमएलए उसको बना गलतियां होगी, आपको नाराजगी कुछ लोग होगी। कुछ लोग मुझे मिले आज, मैंने उनसे कहा कि समझाया, मैंने कहा नहीं आज से मेरे साथ होगा। मैंने कहा सुनो, इसी मत बंटो छोटी छोटी बातों, छोटी सी बातों मत बंटो, एक साथ करो। एक हो जाए तो बन सकते हो, खुशी होगी, वरना बिगड़े हुए तारों से क्या बात है। अगर मुझे 6-7 एमएलए दे दोगे ना तो मैं महाराष्ट्र की हिस्ट्री मुसलमानों के लिए बदल कर नहीं दिखाए ना तो ठोक देना मेरे मुंह से। पुलिस वाले हमारे लोगों के साथ मुकदमा, उनके साथ उनको सारा दूसरे की वाटर पिलाते हो। अगर तो मुझे कि पुलिस वाला भी अंदर बैठे ना, मेरा फोन आए तो वो भी अंदर से बोले यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। मैं किसी आदमी को भेजूं तो उसके पैर में चप्पल भी ना हो, अबुआ से नुमाइंदा आया है, वो ऐसा सलूट जिस दिन करेगा ना उसी दिन मैं कैसे बैठूंगा। इसलिए आपसे गुजारिश करने आए मालेगांव के लोगों को, मत सोचो कुछ ये यूपी वाला है, ये खानदासी है, ये कौन है, छोड़ दो सब बात। तुम्हारा भाई अबू आसिम कोई लीडर नहीं, तुम्हारा खादिम है, तुम्हारी खिदमत के लिए तुम्हारे पास आया है। अगर जिंदगी में जीतने वाले एमएलए से अबू आसिम ने 1 रुपया भी मांगा तो मेरे लिए सूअर का गोश्त। मैं मेरी ताकत के मुताबिक मैं एमएलए को मदद भी करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जाओ आगे बढ़ो, काम करो कौम के लिए, अबू आसिम के लिए कोई काम की जरूरत नहीं, मैं तो कुछ भी काम करवा दूंगा, लेकिन मेरी कौम का काम करो। हमारे गांव में जान का प्राइस फिक्स करो, ये 2 साल सोने की तरह बढ़ता घटता रहता है, बंद करो इसको। हर महीने का जान का प्राइस फिक्स करो ताकि लूम के लोग अपने कपड़े को अच्छी तरह से बनाकर बेच सकें। सब्सिडी दो, और ये जो प्राइवेट कंपनियां लाया उसने लगी है ना, भगाओ इनको यहाँ से। अगर जाना है तो पूरे महाराष्ट्र में यहाँ क्यों नहीं खाली, यही सबसे कमजोर दिखते हैं आप तो। कब होगी बात? जब मेरे पास 5-6 एमएलए होंगे ना, और जब असेंबली में बहस होगी ना तो इनके बाप को मेरी बात सुननी पड़ेगी। करोगे कि नहीं करोगे? बोलो तुम लोग जज्बाती लोग हो। अबू आसिम आए, हाँ करने के बाद चले गए भूल गए। मुसलमान हो कि नहीं? पक्के मुसलमान हो कि नहीं? हमारे गाँव में 400-500 मस्जिदें हैं यार, जबरदस्त जगह है ये। और यहाँ के मुसलमान माशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं। वादा करना तो पूरा करना, और मर्द हो तो खड़े हो कहना अबू आसिम तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा, नहीं करूँगा तो मैं आपका मालिक नहीं हूँ, मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपका खादिम हूँ। आप बताइए कि आप वादा करके वादा करा तो नहीं करोगे? मुझे दोनों हाथ उठा के बताओ, आप क्या मेरे साथ दोगे नहीं दोगे? मैंने अखिलेश जी से बोला, अखिलेश जी को बुला रहा था मैं यहाँ पर, आ जाओ। अखिलेश जी बोले मैं फोन करवाता हूँ। मैं कल गया था लखनऊ, मैंने अखिलेश से बोला कि आपने तारीख तय किया था मालेगांव, आप आए क्यों नहीं? तो बोले मैं सोचता हूँ कि अलायंस हो जाए तो आऊँ। मैंने कहा नहीं, आपको अलायंस हो या ना हो, आपको आना माने। तो उन्होंने मुझे एक डेट दिया है, बहुत बिजी है वो, लेकिन 15, 18 और 19 18 अक्टूबर को यहाँ आएंगे, 19 को धुलिया बनेंगे, और मैं उसके पहले इंशाल्लाह इकरा हसन भी बुला दूंगा। ये आपकी पार्टी की है, वो जहाँ वो लोग आएंगे वो लोग नहीं पड़ेगा। और बोलोगे ना तो जिसने अयोध्या में बीजेपी को पटका है ना उसको बुला। अरे मैंने 37 में 35 को हमें बुला दिया था,
तुम्हारे भाई को कमजोर नहीं समझो। मैं जो कहता हूँ मेरा लीडर वो करता है, तो जरा भूलना मत भैया। पकाना पकाना। अभी मैं दादी को लिखने वाला हूँ। आज की तारीख क्या है? 30 अगस्त को मेरे नौजवान भाइयों ने, मेरे इनकलाबी भाइयों ने, जिन्होंने अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए, उनके खानदान के लोगों ने मुझे वादा किया है कि मैं खाने हिंद को जिता कर दूंगा। और मैं तो बहकाने आपको पानी फूल के देने के लिए। अरे तो कहता है कि वो उससे लड़का नहीं हो रहा था, पानी देने बच्चा पैदा हो गया। नहीं बोलो, कौन कहता है? नहीं बोलो। अब क्या बोल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तो ये सब छोड़ दो, मर्द के साथ मुझे उम्मीद नहीं मिलती पूरा पक्का भरोसा इंशाअल्लाह। मैं कल रात को 2 बजे अखिलेश जी से बात किया और मैं बोला सुनो, मैं मालेगांव आपकी बात जीत कर नहीं दिखाया अखिलेश भाई, तो आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा कि मालेगांव में जीत कर दिखाऊंगा। मैं कैसे जीतूंगा? ये लोग जीतेंगे ना, ये जीतेंगे। आज से पहले हमने तय कर दिया। अब कोई कुछ भी कहे, कोई कितनी भी नौटंकी करे, भैया हम नहीं सुनेंगे, हम आदिवासी के साथ ही रहेंगे। ठीक है? मुस्तकीम भाई आगे क्या कर रहे हैं? अरे मुस्तकीम, जब मुस्तकीम मुझे मिला ना, मुझे लगा ये अच्छा आदमी है, कसम से मुझे लगा सीधा आदमी और दोस्ती का भी आदमी। हलीम भाई तुम साथ दे रहे हो ना? इधर तो मत रहना। हाँ ठीक है ना? हाँ नहीं, हलीम भाई मेरे बचपन के दोस्त है यार। मत देख से दामन में गुलाई के खा रहे हैं, मत देख से दामन में गुलाई के खा रहा है। ये देख कि किस तरह मालेगांव में भाग फोटो दोस्ती उसकी कौन के नाम सब बात, लेकिन अब की बार इंशाअल्लाह मालेगांव में समाजवादी पार्टी का मिल आएगा तो मेरा वासी होगा। शान हिंद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, मालेगांव का काम कराऊंगा, मेरा वादा है। ऐसे भी मेरे पास वही मिले हैं, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं किसी मंत्री के जाता हूँ ना, 15 आदमी खड़े मुझसे हट जाते हैं, बोला लो आदमी को मेरे काम पहले करो। तो आपने बातें सुनी और मुझे अच्छा लगा। अभी कुछ खाना मैं खाऊंगा नहीं, हमारे दोस्त लोग खाना पकाया नहीं, लेकिन मेरा पेट तो भर गया, हमारा पेट भर गया। और कोई भी काम हो, सरकारी कोई भी काम हो, आधी रात को अब्बासी को मैसेज हो, जुल्म हो रहा पुलिस का, कहीं किसी आदमी का इलाज करवाना है, कहीं कमीशन बात नहीं सुन रहा है, कहीं कलेक्टर की गुंडागर्दी है, कहीं पुलिस का कोई प्रॉब्लम है, हमारा भाई आधी रात को तुम्हारे लिए हाजिर। जाओ हमारे ऑफिस में जाओ, वो बैठे हैं वहाँ पे मुस्तकीम भाई। कौन से मुस्तकीम भाई? डिग्निटी क्या है यार? पूछा मैंने आपसे ये डिग्निटी मतलब क्या? मुझे पूरा धंधा करो डिग्निटी, इसे डिग्निटी हो गया। तो मुस्तकीम भाई डिग्निटी बैठे हैं। मैं आपको एक सच्चे इंसान की तरह वादा करता हूँ, आज से मैं आपका एमएलए हूँ।